हेलो दोस्तों, आज मैं आरुषि जैन और मैं चैतन्य गुप्ता। हम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के छात्र हैं। आज हम आप सबको केतन पारेख और उनके स्कैम 2001 के बारे में बताएंगे। शेयर मार्केट हमेशा से लोगों के बीच एक चर्चा का विषय रहा है। कई लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे गैम्बलिंग मानते हैं। वॉरेन बफेट ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग का इतिहास रचा दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ इन्वेस्ट करके बैंकक्रप्ट हो गए। सेबी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो भारतीय शेयर मार्केट में होने वाली घटनाओं पर नजर रखती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नियम तोड़कर या नियमों में किसी भी तरह की कमी पाकर यहाँ करोड़ों रुपए छापने की कोशिश करते हैं। केतन पारेख स्कैम इंडियन स्कैम्स में एक सबसे बड़े घोटाले में से एक है और ये आज भी कई लोगों के लिए रहस्य है। आज की वीडियो में हम केतन पारेख घोटाले के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। केतन पारेख को शुरू से ही स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट था और ये हर्षद मेहता की कंपनी में ट्रेनी की तरह काम करते थे। मेहता ने केतन पारेख को कई टेक्निक्स भी सिखाई। केतन पारेख वैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और इसलिए उनके लिए शेयर मार्केट को समझना और आसान था। सभी इन्वेस्टर्स केतन पारेख की इन्वेस्टिंग टेक्निक्स पर कड़ी नज़र रखते थे और सभी इन्वेस्टर्स को ये लगता था कि केतन पारेख द्वारा लिए गए निर्णय बिल्कुल सही होंगे, लेकिन असलियत में ये सच नहीं था। इनकी स्टॉक होल्डिंग्स में मुख्य रूप से सूचना, संचार और मनोरंजन सेक्टर्स के स्टॉक्स शामिल थे और इसे शॉर्ट में ICE सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। उनके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक थे जिन्हें केटन स्टॉक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने मुख्य रूप से कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किया, जहां निगरानी इतनी नहीं थी और इसी का उन्होंने फ़ायदा उठाया। वीडियो के इस पार्ट में अब हम जानेंगे कि कैसे केतन पारेख ने स्टॉक्स को मैनिपुलेट करा और कैसे स्कैम को अंजाम किया। एक पंप और डंप स्कीम होती है जिसका केतन पारेख ने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया था। पंप और डंप स्कीम में क्या होता है, जो इस फ्रॉड के ऑपरेटर्स होते हैं वो किसी भी एक स्टॉक को या किसी पर्टिकुलर स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में यानी भारी मात्रा में खरीद लेते थे, परचेज कर लेते थे। इसके साथ साथ वो उस स्टॉक के बारे में मार्केट में उसको प्रमोट कर देते थे और उसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन फैलाते थे। इसकी वजह से उस स्टॉक का प्राइस बढ़ता था और इन्वेस्टर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता था और ज़्यादा इन्वेस्टर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे और उस स्टॉक का प्राइस एकदम से बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे एक कोई स्टॉक अगर 80 रुपये का होता था तो वो इस टेक्निक की वजह से कभी कभी 850 रुपये तक का हो जाता था। जैसे ही वो स्टॉक पंप हो जाता था और हाई प्राइस को टच कर लेता था, तभी ये ऑपरेटर्स अपनी स्टेक और शेयर होल्डिंग बेच के प्रॉफिट बुक कर लेते थे और इस स्टॉक को प्रमोट करना भी बंद कर देते थे। इसके कारण वो स्टॉक एकदम से गिरना शुरू हो जाता था और क्योंकि वो ओवर वैल्यूड था, वो अपनी वापस ओरिजिनल वैल्यूएशन पे आ जाता था। इसको बोलते हैं डंप। इसकी वजह से जो आम जनता है, जैसे कि आप और हम, काफी ज्यादा नुकसान उठाते थे। केतन पारेख इसी टेक्निक का यूज करके काफी सारे स्टॉक्स को मैनिपुलेट करता था और उनके प्राइसेस को इन्फ्लेट करके उन पर प्रॉफिट बुक करता था। अब जानते हैं कि दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होता है रिटेल इन्वेस्टर, दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि आप और हम, जो एक छोटी मात्रा में स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं, जबकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट्स में स्टॉक को बाय और परचेज करते हैं, क्योंकि वो होती है म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज या हेज फंड्स। केतन पारेख एक इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर थे, तो इसलिए उनके लिए आसान था कि वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते थे उनको मैनिपुलेट करें और उनको कन्विंस कर सके कि वो एक पर्टिकुलर स्टॉक को बाय और परचेज करें। अब इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने के लिए काफी मेहनत लगती थी, क्योंकि वो लिक्विडिटी पे बिलीव करते थे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कन्विंस करने के लिए उनकी वॉल्यूम बढ़ानी पड़ती थी। इसके लिए केतन पारेख एक टेक्निक का यूज करता था, सर्कुलर ट्रेडिंग। सर्कुलर ट्रेडिंग से किसी भी स्टॉक की वॉल्यूम बढ़ाई जा सकती है। वॉल्यूम एक स्टॉक की वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट में वो स्टॉक एक दिन में ट्रेड हुआ होता है, यानी जितनी ज्यादा बाइंग और सेलिंग उस स्टॉक की होगी उतनी ज्यादा उस स्टॉक की वॉल्यूम होगी। सर्कुलर ट्रेडिंग में कुछ ऑपरेटर्स, 3 या 4 ऑपरेटर्स आपस में ही स्टॉक की बाइंग और सेलिंग करते थे। वो किस टाइम पे बाइंग एंड सेलिंग करनी है, स्टॉक के किस प्राइस पे बाइंग एंड सेलिंग करनी है और क्या वॉल्यूम है जिस पे बाइंग एंड सेलिंग करनी है, वो पहले से ही डिसाइड करके रखते थे ताकि वो स्टॉक्स उनके आपस में ही घूमते रहें, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर ट्रेडिंग। केतन पारेख इसी टेक्निक से उन स्टॉक्स की वॉल्यूम बढ़ाते थे, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ साथ उस स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट होते थे और उसको बाइंग करते थे। अब हम वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे कि वो कौन से 10 स्टॉक्स थे जिनको जैसे ही ये प्राइसेस ऊपर जाने लगे तभी इन्होंने इनको डंप करने में भी यही तरीका अपनाया। वीडियो के इस पार्ट में अब चलिए जानते हैं कि वो क्या इलीगैलिटीज थी जिनका केतन पारेख ने फायदा उठाया था और जिसकी वजह से उसे जेल में जाना पड़ा था। तो अगर बहुत ही सरल शब्दों में इसको समझें
तो केतन पारेख ने जो कंपनीज के प्रमोटर्स थे उनसे बात करके उनके शेयर्स खरीद लिए थे और ये एक तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग करते थे। यही नहीं, इसके साथ साथ एमएमसीबी बैंक के ऑफिशियल्स को केतन पारेख कहा जाता है केतन पारेख ने रिश्वत दी थी, जिसकी वजह से केतन पारेख को ये बैंक्स काफी ज्यादा अमाउंट में, काफी लार्ज अमाउंट में लोन्स देते थे और वो भी बिना कोलैटरल के। इसका मतलब ये बैंक्स इन सबको अनसिक्योर्ड लोन्स, केतन पारेख को अनसिक्योर्ड लोन्स देते थे। अपने बड़े कारोबार को केतन पारेख ने कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज से शुरू किया। इस एक्सचेंज में सही तरीके से रेगुलेशन ना होने की कमी ने पारेख को काफ़ी खुल के स्कैम करने का मौका दिया। उन्होंने अपने खाते पर ट्रेडिंग नहीं की, बल्कि और ब्रोकर्स को अपने अकाउंट से ट्रेडिंग करने का ऑर्डर दिया और उन्हें ऐसा करने के लिए कमीशन दी, जिससे कि किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई हो सके। हालांकि जैसे ही एक बियर कार्टेल ने केतन शेयर्स को हथियाना शुरू कर दिया, केतन पारेख के शेयर स्टॉक्स लिक्विड हो गए। एमएमसीबी बैंक भी लोन देने या केतन पारेख को बेल देने में मदद नहीं कर पाया। नतीजे में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में उनकी ओर से ब्रोकर्स को स्टॉक्स लिक्विडेट करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे इन्वेस्टर्स को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। केतन पारेख को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में केस चलाया गया। उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 15 साल यही 2017 तक ट्रेडिंग करने से रोका गया। साथ ही उन्हें उनके अपराधों के लिए 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई। वीडियो के अब इस आखिरी पार्ट में हम जानेंगे कैसे हर्षद मेहता जो स्कैम था, यानी स्कैम ऑफ 1992, और जो केतन पारेख स्कैम है, यानी स्कैम ऑफ 2001, वो आपस में कैसे अलग है। अगर आप लोगों ने नार्कोस सीरीज देखी हो या कोलंबिया नार्कोस के बारे में जानते हो तो आप ये समझेंगे कि पैब्लो एस्कोबर जो थे, हर्षद मेहता का स्टाइल उनके जैसा ही लाविश था और उनको खबरों में बनने की आदत थी। वहीं पे केतन पारेख एक काली काटिल की तरह थे, जिनका बिजनेस में ज्यादा ध्यान था और खबरों में कम बनने की आदत थी। हर्षद मेहता जो बैंकिंग टूल का इस्तेमाल करते थे वो थे बिल्स रिसीवेबल यानी बीआर टूल्स, और केतन पारेख फेक पेमेंट ऑर्डर्स और अनसिक्योर्ड कोलैटरल लोन्स के यूज करके अपने स्कैम को अंजाम देते थे। नेटवर्क की बात करें तो हर्षद मेहता एक क्लोज ही और छोटे नेटवर्क में काम करते थे, वहीं पे केतन पारेख एक बहुत बड़े नेटवर्क, फैले हुए नेटवर्क में काम करते थे, जो उस टाइम की आवश्यकता भी थी क्योंकि उस टाइम पे काफी लोग मार्केट में एंटर कर चुके थे। हर्षद मेहता ने हमेशा लूप होल्स का फायदा उठाया है, जैसे रेडी फॉरवर्ड डील्स। वहीं पे जो केतन पारेख है उन्होंने मैल प्रैक्टिसेस करी हैं, जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग, सर्कुलर ट्रेडिंग और अनसिक्योर्ड लोन्स बोरो करना। अगर आप लोगों ने हर्षद मेहता की सीरीज देखी हो स्कैम 1992, तो उन्होंने उसमें कहा था कि ये हर्षद मेहता स्कैम नहीं बल्कि सिटी बैंक स्कैम या स्कैम ऑफ 1992 बोलिए, बिकॉज उस टाइम पे काफी सारे लोग वही स्कैम कर रहे थे, जबकि केतन पारेख के टाइम पे सिर्फ केतन पारेख अकेले ऐसे थे जिनका स्कैम पता चला था और वो कर रहे थे। हर्षद मेहता के स्कैम के बाद बीएससी को काफी रेगुलेट कर दिया गया था, जिसकी वजह से बीएससी पे हर्षद मेहता जब काम करते थे तो केतन पारेख ने कोलकाता स्टॉक ऑफ एक्सचेंज में काम करा। अगर इनके फ्रॉड अमाउंट की बात करें तो आप लोग को जान के हैरानी होगी कि हर्षद मेहता का फ्रॉड स्कैम का जो अमाउंट था वो था 5000 करोड़ और जो केतन पारेख का स्कैम था वो था 40,000 करोड़ यानी 40,000 करोड़। इसी के साथ हमें वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ सवाल हैं जो आप अभी भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसका वो जरूर डालिए, हम उनका उत्तर जरूर देंगे। उसी के साथ साथ प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कैम के बारे में जान सके। धन्यवाद।